हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन पढ़ रहे थे बाज़ार के बारे में। एक बार थोड़ा सा वापस मैं रिपीट कर दूं आपको कि इकोनॉमिक्स में जो बाज़ार है उसका अपना स्टडी जो करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के आधार पर करते हैं। सब आप प्रतिस्पर्धा का मतलब समझते हो आप लोग? प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य होता है कि हर एक फर्म अपने प्रोडक्शन को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बता करके बिक्री हेतु कोशिश करती है। ये प्रतिस्पर्धा होती है उसमें, मतलब दूसरों की तुलना में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है। क्यों है? ये प्रतिस्पर्धा है। तो इस प्रतिस्पर्धा के आधार पर इकोनॉमिक्स में बाज़ार है उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 2 तो पूर्णतः काल्पनिक हैं, आंशिक रूप से देखने को मिल जाते हैं, बाकी मतलब पूर्णतः देखने को नहीं मिलेंगे। 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता। क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता। सेकंड है एकाधिकार और थर्ड है अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। ये मार्केट बाज़ार की सबसे आदर्शतम अवस्था होती है, सबसे बेस्ट अवस्था है वो होती है कौन सा बाज़ार? पूर्ण प्रतियोगिता। ये सबसे निकृष्टतम, सबसे घटिया स्टेज होती है एकाधिकार। अब वास्तव में न तो ये पूर्ण प्रतियोगिता होती है और ना ही एकाधिकार होता है, वास्तव में होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसमें इसका और इसका दोनों के अंश देखने को मिल जाते हैं। मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें अंशतः ये देखने को मिलेगा और अंशतः ये देखने को मिलता है। क्या? एकाधिकार। ठीक है। अब क्या है कि इस मार्केट है, ये जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है, इस बाजार का जो विचार दिया था वो दिया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। क्या नाम? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस बाजार का विचार दिया था। किस बाजार का? अपूर्ण प्रतियोगिता का। इस बाजार के फिर 3 स्वरूप हैं। ठीक है, इनके आगे कोई स्वरूप नहीं है। अपने को यही समझना होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता है क्या, इस बाज़ार में अल्पकाल में और दीर्घकाल में एक फर्म को क्या मिलता है और क्यों मिलता है, और इस बाज़ार की प्रमुख विशेषताएं। इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ये पूरा ही। इस बाज़ार में भी ये एकाधिकार होता क्या है, इसके जो आगम वक्र वगैरह कैसे होते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या कमाती है, क्यों कमाती है, और इसकी विशेषताएं। इस बाज़ार के वापस 3 स्वरूप हैं। किस बाज़ार के? अपूर्ण प्रतियोगिता के। जिसमें से एक स्वरूप जो सबसे प्रमुख स्वरूप है उसका नाम है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। क्या नाम है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। दूसरा है अल्पाधिकार और तीसरा है दिव्याधिकार। ये जो अल्पाधिकार और दिव्याधिकार है ये तो थोड़ा संक्षिप्त में है। इस बाजार को जो प्रमुख स्वरूप है वो ये है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अब देखो, इस बाजार में 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, एक तो एकाधिकारात्मक और एक है प्रतियोगिता। ये वर्ड तो इसकी विशेषताओं को इंक्लूड करता है, शामिल करता है, और ये वर्ड इसकी विशेषताओं को शामिल करता है। किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता की। ये जो द्वैधिकार है ये अल्पाधिकार का ही एक प्रमुख स्वरूप है, मतलब ये है वो इसी में आता है। तो मोस्ट ऑफ क्या मानते हैं कि इसके 2 ही स्वरूप मानते हैं। किसके? अपूर्ण प्रतियोगिता के 2 ही स्वरूप मानते हैं, क्योंकि इसको द्वैधिकार को अल्पाधिकार का ही पार्ट मानते हैं। परंतु सामान्यतः अपन अध्ययन की सुविधा के हिसाब से अपन इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। अब अपने क्या है, अपन जो अध्ययन करेंगे तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों
अध्ययन आते हैं, इनकी केवल डेफिनेशन आती है किसकी, द्विआधिकार की, बाकी और कुछ स्पेशल नहीं आता है। हालांकि इसके भी और अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हैं जो मतलब कैटेगरी हैं, इसकी अवधारणाएं हैं, परंतु वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों तो काल्पनिक हैं, कौन से, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये वास्तव में देखने को मिलता है। ठीक है, और इस बाजार के जो 3 प्रमुख स्वरूप ये हो गए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, याद रखना ये जो वर्ड है इसमें इसके आगे प्रतियोगिता लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ एकाधिकार। अगर एकाधिकार के आगे प्रतियोगिता लिखा हुआ आता है तो फिर ये अकेले वाला नहीं है, ये बाजार आ गया अगर प्रतियोगिता वर्ड लिखा हुआ ना, क्योंकि एकाधिकार अगर सिर्फ एकाधिकार या एकाधिकारी लिखा हुआ है तब तो ये बाजार है, और एकाधिकार के आगे अगर प्रतियोगिता वर्ड लिखा हुआ है तो फिर ये बाजार है। ये अलग है, ये अलग है। ये बाजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब जो सबसे प्रमुख स्वरूप है। अब इसको आप यूँ समझ लीजिए कि एक बाप के 3 बेटे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। एक बाप के 3 बेटे हैं, 2 की शादी नहीं हुई, ठीक है, तीसरे की शादी कर दी, तीसरे की शादी कर दी तो उसके भी 3 बेटे हो गए। ठीक है, तो तीसरे की जिसकी शादी हुई थी उसका नाम है अपूर्ण प्रतियोगिता और उसके 3 बेटे हैं, ये हैं। ये आपके याद रखने के हिसाब से काम आएगा। ठीक है, तो अपन फिलहाल ये पढ़ रहे हैं, ये बाजार होता क्या है ये अपन ने पढ़ा है, इसकी प्रमुख जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये अपन ने पढ़ी हैं। ठीक है, और इसको अपन कंप्लीट करने के बाद अपन इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो मैं इसको जो एंड है कंप्लीट है वो आपको बता रहा हूँ अभी, जो क्या बताया था आपको, इसकी जो विशेषताएं हैं वो अपन ने पढ़ी थी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा दीर्घकाल में इष्टतम फर्म होती है, यहाँ तक अपने पढ़ा था। इष्टतम फर्म का मतलब, ये इष्टतम वर्ड अपने पहले भी आया था, कहाँ पर आया था, लागत वाले चैप्टर में, जब दीर्घकालीन लागत की बात चली तो उसमें LAC जहाँ पढ़ी थी, तो जो फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर, LAC मतलब दीर्घकालीन औसत लागत, उसके न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है उसको अपन इष्टतम फर्म कहते हैं। और यही इसी बाजार में फर्म होती है जो दीर्घकाल में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। अभी फर्म का मतलब समझ लो, फर्म किसे कहते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन व विक्रय करने वाली एक इकाई फर्म कहलाती है। उद्योग और फर्म में अंतर समझो आप। उद्योग किसे कहते हैं, समरूप उत्पादन करने वाली अनेक फर्मों के समूह को क्या कहते हैं, उद्योग। तो उद्योग में अनेक फर्में होती हैं जबकि फर्म सिर्फ एक होती है। उद्योग में अनेक फर्में कौन सी, जो एक जैसा उत्पादन करती हैं, समरूप उत्पादन करती हैं, उसको अपन उद्योग बोलेंगे। अदरवाइज जैसे अब यहाँ पर अपन सीमेंट, नॉर्मली अपन बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं सीमेंट उद्योग। ठीक है, और सीमेंट उद्योग का मतलब क्या, सीमेंट उद्योग में सारी जो कंपनियां हैं सीमेंट बनाती हैं वो सब आ गई। एक कंपनी है वो फर्म है, और जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी आ चुकी किसमें, सीमेंट उद्योग में। ठीक है, परंतु इकोनॉमिक्स की भाषा में सीमेंट उद्योग वर्ड है वो गलत है। क्यों, क्योंकि उद्योग का मतलब होता है एक जैसा उत्पादन करने वाली, कैसा, समरूप उत्पादन। अब सीमेंट बनाने वाली फर्म है वो हालांकि बनाती सीमेंट है, परंतु उनका ब्रांड नेम अलग अलग होता है, किसी का बिड़ला है, किसी का JK है, किसी का अक्सर, किसी का वाई है, सबका नाम अलग अलग है, और नाम अलग अलग होता है तो उसको अपन समरूप उत्पादन नहीं कर सकते। समरूप का मतलब होता है कोई भी प्रकार का अंतर ना हो। कृषि उद्योग, कृषि उद्योग को फिर भी अपने उद्योग में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो अधिकांशतः उत्पादक हैं वो एक जैसा प्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा बहुत मामूली अंतर भी होता है कई जगह पर, बट कई जगह पर अंतर नहीं भी होता है। तो फर्म और उद्योग का अंतर। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है, समझाइए। 4 नंबर एक क्वेश्चन बनता है, पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है, समझाइए। 2 नंबर का भी आ सकता है। तो काल्पनिक अवधारणा क्यों है, काल्पनिक अवधारणा इसलिए है क्योंकि व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं अपने पढ़ी हैं वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलती हैं, वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलेंगी, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि काल्पनिक बाजार अवस्था कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आदर्शतम अवस्था होती है, जैसे अपन बोलते हैं स्वर्ग। तो स्वर्ग क्या है,
आपने देखा तो है नहीं, तो अपनी क्या है, कल्पना ही है। सबसे बेस्ट मतलब जगह है, उसको अपने स्वर्ग का नाम देते हैं, परंतु अपने देखी तो है नहीं, तो अपने नज़र में क्या है, काल्पनिक है, अपने की उसको इमेजिन कर सकते हैं। वैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, उसकी भी दशाएं हैं वो काल्पनिक है, पूर्णतः देखने को नहीं मिलेंगी। इसके कुछ अंश अपने को यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, परंतु पूर्णतः ये बाजार नहीं पाया जाता है। तो एक आदर्शतम अवस्था होती है जिसकी वजह से इसकी विशेषताएं दशाएं हैं वो वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं व्यावहारिक जीवन में न होने के कारण इस बाजार अवस्था को एक काल्पनिक अवधारणा माना जाता है। और फिर उसके बाद आपको विशेषताएं एक एक लाइन में विशेषताएं बतानी है। अब आपको इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन एक इसमें सबसे प्रमुख ये बनता है, छोटे जो क्वेश्चन हैं, जैसे बाजार किसे कहते हैं, या फिर ये जो अल्पकालीन बाजार है, दीर्घकालीन बाजार है, थोक बाजार है, खुदरा बाजार है, ये तो आपको ये याद रखना है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन याद करने हैं। शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं, शॉपिंग मॉल का भी अपने क्वेश्चन, शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। अगर आप बुक ले आए हो तो बुक में देख लेना शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। शॉपिंग मॉल का मतलब होता है एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉपिंग मॉल बोलते हैं। एक जो याद रखने वाला बड़ा क्वेश्चन है वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको कम से कम 6 विशेषताएं आपको इसकी बतानी है, और 6 विशेषताओं में जो शुरुआत की 4 विशेषताएं हैं वो तो कंपलसरी हैं। शुरुआत की 4 विशेषताएं हैं वो तो क्या है, कंपलसरी हैं, ठीक है। बाकी 6 विशेषताएं आपको याद करनी है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा स्वरूप, कौन सा वाला, एकाधिकार, जिसको अपन बोलते हैं मोनोपोली। पूर्ण प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और दूसरा ये स्टार्ट करते हैं अपन मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, जब किसी बाजार में किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली सिर्फ एक ही फर्म हो। कितनी फर्म हो, एक ही फर्म हो, तो ये एकाधिकारी बाजार कहलाएगा। अब एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। एकाधिकार का मतलब क्या हुआ, नो कंपटीशन। एकाधिकार तभी होगा। और नो कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि वो जो फर्म वस्तु बनाती है उसको कंपटीशन करने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं है बाजार में। एकाधिकारी फर्म जो वस्तु बनाती है उसकी कोई प्रतिस्पर्धी वस्तु होती नहीं है, मतलब उसका कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती नहीं है, न तो उसके सेम टू सेम उसके जैसी और ना ही उससे मिलते जुलती। जैसे इसको अपने एक इमेजिन कर सकते हैं कि भाई साबुन बनाने वाली, जैसे नहाने का साबुन बनाने वाली एक ही कंपनी हो, कोई भी लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय नाम से जो फर्म है, तो वो एक ही कंपनी हो, अगर वो ही साबुन बनाने वाली है और कोई नहाने का साबुन कंपनी बनाती नहीं है। और साबुन की बात नहीं है, साबुन के जो स्थानापन्न मतलब शैम्पू वगैरह है, ये लोशन वगैरह ये भी नहीं हो। लोशन तो हालांकि स्थानापन्न नहीं है उसका, तो शैम्पू ऐसे कोई मतलब जिसको अपन स्किन पर और जो बालों पर यूज करते हैं, तो ऐसी कोई कंपटीशन वाली कोई कुछ भी केमिकल मतलब कुछ भी आइटम नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो लाइफ बॉय फर्म है उसको एकाधिकारी फर्म अपन कह सकते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल और भी दिया था कि माना कि एक गांव है जिसके आसपास मतलब काफ़ी दूरों तक दूसरा कोई गांव नहीं है, उस गांव में एक ही कुआं है और वो कुआं, उस कुएं पर मेरा अधिकार है, ठीक है, पानी के लिए जो, तो ये क्या कहलाएगा, एकाधिकार कहलाएगा। अब इस कंडीशन में मेरी जो है मर्जी है वो चलती है किस पर, कीमत पर, एकाधिकारी बाजार में। तो पहले तो मतलब समझिएगा, इस बाजार अवस्था में किसी वस्तु विशेष, अब विशेष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता इसका, इसलिए वस्तु विशेष बोल रहे हैं इसको। वस्तु विशेष का उत्पादन व विक्रय करने वाली एक अकेली फर्म होती है जिसकी कोई दूसरी स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी वस्तु नहीं होती है, ठीक है। दूसरी स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। इस बाजार की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली तो देखो इसमें देखो, इसमें क्या है, उत्पादन और विक्रय करने वाली कितनी फर्म होती है, एक ही फर्म होती है। और एक ही फर्म होती है इसका मतलब न तो कोई आ सकती है और न कोई जा सकती है। नाम से स्पष्ट है
एकाधिकार मतलब कंपटीशन क्या है, बिल्कुल नहीं है, शून्य कंपटीशन है। शून्य कंपटीशन न हुआ तो इसका मतलब ये जो वस्तु बनाता है उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध होती है कि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु प्रतिस्पर्धी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, नई फर्में बाजार में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो इस बाजार में किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली एक अकेली फर्म होती है, पहली विशेषता। डेफिनेशन में समझ में आ गई थी। दूसरी, एकाधिकारी वस्तु की दूसरी स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में नहीं होती है। ये जो वस्तु बनाता है उसकी प्रतिस्पर्धी उसकी स्थानापन्न वस्तु बाजार में नहीं होती हैं। तीसरी, एकाधिकारी वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। अब आपने मांग वाला चैप्टर है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें अपन ने एक साफ साफ बात पढ़ी थी कि जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है, मांग की लोच वाले चैप्टर में लास्ट में देखना, मांग की लोच के निर्धारक तत्व है, तो उसमें अपने साफ साफ देखा था कि जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं उसकी मांग कम लोचदार होती है, और जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। तो एकाधिकारी जो वस्तु है उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, इस वजह से इसकी मांग कैसी होती है, कम लोचदार होती है। ठीक है, चौथी विशेषता, एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक होती है, दूसरी फर्में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि दूसरी फर्में आएंगी तो फिर एकाधिकार रहेगा ही नहीं ना। एकाधिकार का मतलब अकेली फर्म, तो अकेली फर्म तभी रह सकती है जब दूसरी फर्मों पर पूर्णतः रोक होती है। ठीक है, पांचवी विशेषता, एकाधिकारी बाजार में फर्म व उद्योग एक ही होते हैं, क्योंकि एक ही फर्म है तो वही तो फर्म है और वही क्या है, उद्योग है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग और फर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तो एक होती है और उद्योग का मतलब होता है सभी फर्में है ना जो एक जैसा उत्पादन करने वाली, सभी फर्मों को मिलाकर उद्योग बोलते हैं। बट इसमें एक ही फर्म है तो वही फर्म और वही क्या है, उद्योग होती है। छठी विशेषता, एकाधिकारी बाजार में वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए फर्म को कीमत कम करनी पड़ती है, अतः फर्म के AR व MR वक्र गिरते हुए होते हैं। ये अपने आगम वक्र वाला जो चैप्टर था आगम वाला, उसमें अपने पढ़ा था। इस बाजार में क्या है, हालांकि फर्म एक ही होती है, परंतु अगर वो चाहती है कि लोग उसका प्रोडक्शन ज़्यादा खरीदें, मतलब ज़्यादा माल बेचना है उसे, तो उसे कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और जब अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमत यानी AR कम करनी पड़ती है तो वहाँ पर AR और MR कैसे होते हैं, गिरते हुए होते हैं। सातवीं विशेषता, एकाधिकारी फर्म अपने उत्पादन की पूर्ति व कीमत दोनों में से किसी एक को ही निर्धारित करती है, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकती है। इसको आप यूँ समझिएगा कि सपोज कीजिए कोई पेन बनाने वाली फर्म है, मतलब जो मेरे अंडर में है पेन बनाने वाली, और वो फर्म क्या है, मेरे अंडर में है। अब पेन मान लो या फिर मोबाइल मान लो, मोबाइल बनाने वाली एक ही कंपनी सपोज कीजिए, वो मेरे अंडर में है। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति मोबाइल यूज करे, तो इस कंडीशन में कीमत में अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकता। यानी जब मैं चाहता हूँ कि इतना माल बिके, सब लोग मेरे प्रोडक्शन खरीदें, इतना माल मैं बेचूँ, तब फिर कीमत मेरी मर्जी से तय नहीं होती है। ठीक है, यानी जब मैंने पूर्ति को अपने कंट्रोल में किया तो कीमत अपने मुझे छोड़नी पड़ेगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मर्जी की कीमत लूँ तो फिर कितना माल बिकेगा ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मर्जी की कीमत लेने पर तो बाद में आप उस बाज़ार के हिसाब से ही माल बिकेगा। तो कीमत और पूर्ति है, दोनों पर कंट्रोल तो होता है, परंतु एक साथ दोनों को निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब कीमत निर्धारित करता है तब तो पूर्ति छोड़नी पड़ती है, और जब पूर्ति निर्धारित करता है तब कीमत छोड़नी पड़ती है। ठीक है, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। आठवीं विशेषता है, एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाती है। अब ये विशेषता पढ़ने से पहले आपको पूर्ण प्रतियोगिता वाली विशेषता है यही दीर्घकाल वाली, वो भी ध्यान होनी चाहिए, और उसकी वजह भी ध्यान होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कमाती है। क्यों कमाती है ऐसा, क्योंकि उस बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो बेसिक कमाई करेंगी, असामान्य लाभ कमाएंगी, तब तो फर्में आएंगी, उससे माल की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें गिरेंगी और लाभ है जो कमाई है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हानि होगी तो फर्में बाज़ार से पलायन करेंगी तो माल कम बढ़ेगा, पूर्ति कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी,
और कीमतें बढ़ेंगी तो हानि खत्म हो जाएगी। मतलब दीर्घकाल में फर्मों के आने जाने की वजह से एक फर्म दीर्घकाल में क्या कमाती है, सामान्य लाभ कमाती है। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता में। परंतु इस बाजार में तो अकेली फर्म है, अकेली फर्म है, ये जो वस्तु बना रही है उसका कोई स्थानापन्न वस्तु भी नहीं होती, स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। इसलिए अल्पकाल में तो इसको लॉस हो सकता है, अल्पकाल में तो लॉस बर्दाश्त भी कर सकती है, बट दीर्घकाल में ये चूँकि कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, दूसरी फर्में भी नहीं होती है, इसलिए दीर्घकाल में ऊंची कीमत लेकर के क्या कमाती है? असामान्य लाभ। फॉर एग्जाम्पल जैसे जियो वाली फर्म है, जियो को आप सब जानते हो, जियो का नाम सुन रखा होगा आपने, रिलायंस जियो। तो ये जब मार्केट में आई थी तब उसने फ्री में आपको सिम दी थी, नेट दिया था, कॉलिंग दी थी। 2-4-6 महीने के लिए फर्म ने लॉस मतलब वहन किया, लॉस का मतलब हानि का सामना किया, ठीक है, इस प्रोडक्शन में। फिर क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि लॉस होने के बावजूद भी फर्म है उसने एक बाज़ार के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया, लोगों तक अपना प्रोडक्शन पहुंचा दिया। उसका टारगेट यही था कि शुरुआत में लॉस बर्दाश्त हो जाए, अल्पकाल में लॉस वो है वो सहन कर सकती है। बाद में क्या किया? कीमतें वो जो शून्य थी वो कीमतें शून्य नहीं रही, कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ने के बाद अब फर्म ऐसा लाभ आराम से कमा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन सबके पास पहुंच चुका है तो लोग प्रोडक्शन को यूज भी करते हैं। तो इस वजह से मतलब दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म ऐसा लाभ कमाती है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, दूसरा कारण है इस फर्म की कोई स्थानापन्न वस्तु दूसरी बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण से ये फर्म दीर्घकाल में ऊंची कीमत लेती है तथा ऐसा लाभ कमाती है। और लास्ट विशेषता जो 9वीं है इसकी, वो मतलब क्या है? एकाधिकारी बाजार में विज्ञापन लागतें बहुत कम नगण्य होती है, विज्ञापन पर खर्चा नहीं करती है। विज्ञापन खर्चा क्यों नहीं करती? क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। भाई विज्ञापन पर खर्चा तो तब करे ना जब कंपटीशन हो, जब कंपटीशन नहीं हो तो काहे का विज्ञापन करना है? लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना प्रोडक्शन खरीदने के अलावा। हाँ, विज्ञापन थोड़ा बहुत करती है मामूली, पर किस लिए? ताकि लोगों को उसके प्रोडक्शन की जानकारी हो तो लोग खरीदें, इसलिए। बाकी कंपटीशन के हिसाब से कोई विज्ञापन नहीं करती है, ठीक है। और अब ये है कि एकाधिकारी बाजार कैसे स्थापित हो सकता है, इसके कारण क्या है? एकाधिकार उत्पन्न कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है? एकाधिकार के स्रोत, तो इसके ये मोटे मोटे 3 कारण अपने नोट कर रखे हैं। वो क्या है? एक तो ये है कि यदि कोई फर्म है वो कच्चे माल पर पूर्ण नियंत्रण हो, मतलब कोई फर्म ऐसी है, कोई प्रोडक्ट वस्तु ऐसी है जिसके लिए कच्चे माल का निर्माण करने वाली बनाने वाली एक अकेली फर्म हो, और कच्चे माल पर उस फर्म का पूर्ण नियंत्रण हो, पूरा नियंत्रण हो, भाई वो कच्चा माल कोई और तैयार करता ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में उस फर्म का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि सरकार जब लाइसेंस देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए अगर सरकार किसी एक कंपनी को लाइसेंस दे दे, बाकी किसी को नहीं दे, सिर्फ एक कंपनी को लाइसेंस दे दे, तो वो भी एकाधिकार स्थापित हो सकता है। सरकार द्वारा किसी फर्म विशेष को कोई विशिष्ट वस्तु बनाने के लिए पेटेंट अधिकार देने पर उस फर्म का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। जैसे अपने भारत में क्या है, लड़ाकू विमान है ना, जैसे अपनों को मोस्टली विदेश से मंगाने पड़ते हैं, है ना। लड़ाकू विमान भारत में बहुत कम बनते हैं, हालांकि बनते भी हैं परंतु बहुत कम बनते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये लड़ाकू विमान बनाने के लिए सरकार किसी एक फर्म विशेष को मतलब इसका अधिकार दे दे, पेटेंट अधिकार दे दे, तो वो उस इसमें लड़ाकू विमान में बनाने वाली वो एक फर्म हो जाएगी जिसमें एकाधिकार स्थापित हो सकता है। और तीसरा है, यदि किसी फर्म की लागत बढ़ती मितव्ययता, अब उत्पादन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बढ़ती मितव्ययता मतलब फ़ायदे, एक फर्म को लगातार फ़ायदे होते हैं उत्पादन बढ़ाने पर, तब क्या होता है कि उसकी माल की प्रति इकाई लागत क्या पड़ती है? बहुत कम पड़ती है। जब फर्म को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो उसकी प्रति इकाई मतलब माल की प्रति इकाई लागत बहुत कम पड़ती है, और प्रति इकाई लागत कम पड़ने की वजह से वो अन्य फर्मों की तुलना में अपना जो प्रोडक्शन है वो कम कीमत पर सेल करती है, और कम कीमत पर सेल करती है तो लोग उसके प्रोडक्शन को खरीदने लगते हैं, बाकी औरों को छोड़ देते हैं, तो दूसरी फर्में मार्केट से अपने आप ही क्या हो जाती हैं? आउट हो जाती हैं,
और दूसरी फर्म आउट हो जाएंगी तो उस फर्म का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। ठीक है, ये 3 कारण हैं एकाधिकार स्थापित होने के। अब इस चैप्टर का ये जो लास्ट पॉइंट है, एकाधिकारी बाजार में जो फर्म की AR, MR व ED है उसमें संबंध। ये पॉइंट हालांकि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं आगम वाले चैप्टर में, आपको ध्यान होना चाहिए। आगम वाले चैप्टर में देख लेना, AR, MR और ED में संबंध है वो अपन स्टडी कर चुके हैं। इसमें आपको स्टडी थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। एकाधिकारी फर्म के AR व MR वक्र गिरते हुए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब AR और MR गिरते हैं। अब जिस गति से AR वक्र गिरता है, MR उससे डबल गति से गिरता है। ठीक है, अब ये जो Y अक्ष है ये AR वक्र है, इनके बीच में जो टोटल दूरी है किसके, AR और Y अक्ष की, तो टोटल दूरी के हाफ मध्य दूरी पर ये MR होता है। ठीक है, इधर आगम ले ली, नीचे मात्रा ले ली। जहाँ MR यहाँ पर शून्य होगा वहाँ पर यदि अपन खड़ी दूरी मापें तो AR पर अगर जाएं तो AR का एकदम बीचों बीच का पॉइंट आता है। और चूंकि मैंने आपको बताया था कि AR ही फर्म का क्या होता है, मांग वक्र होता है, और एक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई लोचदार होती है, ये अपने पढ़ा होगा। तो एक पॉइंट तो ये बन गया कि एकाधिकारी बाजार में जब फर्म की सीमांत आगम शून्य होती है तब उत्पादन की मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। इससे नीचे जाओगे, बिंदु रीति देख लेना आप, मांग की लोच को मापने की बिंदु रीति। इस पॉइंट से नीचे जाएंगे तो MR माइनस में, और इस पॉइंट से ऊपर MR क्या है, प्लस में। तो जब MR माइनस में होगी तो AR का नीचे वाला पार्ट आएगा इस माइनस वाले हिस्से में, तब लेस देन 1। और अगर प्लस में होगी तो जो AR है उसका ऊपर वाला पार्ट आएगा, तब ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरीके से AR और MR डिसाइड होती हैं। तो एकाधिकारी फर्म के AR व MR वक्र गिरते हुए होते हैं। MR वक्र AR वक्र की तुलना में दुगुनी दर से गिरता है। एकाधिकारी फर्म का MR वक्र AR वक्र तथा Y अक्ष के मध्य आधी दूरी पर स्थित होता है। अतः जिस बिंदु पर एकाधिकारी फर्म की MR 0 होती है वहाँ मांग वक्र का मध्य बिंदु होता है जिस पर मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। ठीक है, अभी आज मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, बाकी कल बताता हूँ।